वेलकम एवरीवन टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ब्लेंडेड टॉक्स। आज का जो हमारा एपिसोड है उसमें हमने जो हमारे गेस्ट हैं बेसिकली वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और हमने उसी टॉपिक पे बात करी कि जो स्टैंड अप कॉमेडी है आजकल के ज़माने में वो कैसे लोगों को एक करियर के लिए लोग परस्यू कर सकते हैं उसको। और जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो लखनऊ से हैं और हम लोग भी द ब्लेंडेड टॉक्स जो है हम लोग खुद लखनऊ बेस्ड हैं और हमारा बेसिक पर्पस ये है कि जो हमारा लखनऊ का टैलेंट है हम उनकी जो बैक स्टोरी है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। क्योंकि जैसे आपने देखा है बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट चल रहे हैं और वहाँ के जो स्टार्स होते हैं उनका सब कोई पॉडकास्ट कर रहा है, बट हमारा लखनऊ जो पहले इतना नई चीज़ थी यहाँ पे तो पर आज के समय में वहाँ पे बहुत ऐसे लोग आ गए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स बन गए हैं सब और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं तो उसको दिखाना लाइक उसकी बैक स्टोरी कि पहले कहाँ थे और अब कहाँ पहुँच गए हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, वो हमको लगा कि बाहर लानी चाहिए हमें। तो इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हमने बात करी है कि स्टैंड अप कॉमेडी लखनऊ में पहले हमारे पास कुछ भी नहीं थे और आज इतने कॉमेडी सर्किट्स हो गए हैं और जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसे ही इन्हीं कॉमेडी सर्किट से काफ़ी इंटीग्रल पार्ट रह चुके हैं, अभी भी हैं। एंड उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, जा जाके शोज अटेंड करते थे, वो बैठ के देखते थे, धीमे 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 करते करते खुद परफॉर्म किया और आज उन्होंने कई बड़े नाम के लिए कई बड़े स्टैंड अप कॉमेडियंस के लिए ओपन किया है और अपने कई सारे शोज वो खुद भी करते आए हैं। और उन्होंने हम लोग को ये भी बोला है कि जिसको भी करना है वो आए, उनके कॉमेडी सर्किट में आए, बैठे, देखे, सीखे, कई बड़े बड़े कॉमेडियंस आएंगे उनसे सीखे और साथ में परफॉर्म करें। तो इसी के साथ अब और टाइम ना लेते हुए हम चलते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, वो उन्होंने क्या बताया है, किन टॉपिक्स हमारे उनसे और बात हुई है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक रिक्वेस्ट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ इन 3, 2, 1। आरजे अरविंद फनकार। तो सर ये आरजे क्या है? अभी भी कहीं ना कहीं है कि रेडियो में कभी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी तो बिल्कुल मूव करूँगा। हाँ, मैं ये बता सकता हूँ क्या देते हैं, बट नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं समय में कि ये चैट जीपीटी जो है ये एक असिस्टेंस की तरह रहेगा, एक अच्छी चीज़ है सीखना असिस्टेंस के लिए, या फिर एक पूरा रिप्लेस कर देगा और एक सतीश, 3 लोग हैं। मयंक को तो मैं अगर ये बोलूँ कि भाई लखनऊ कॉमेडी सीन के भीष्म पितामह है वो। अच्छा, मतलब लखनऊ का कॉमेडी सीन बनाया ही उस बंदे ने भाई। रवि गुप्ता है, आसिफ खान, तो उनके लिए आपने ओपनिंग सेट की। हाँ। अभी स्टैंड अप कॉमेडी था पॉडकास्ट अपना, अभी सीधा पैरानॉर्मल एक्टिविटी से चले जाएगा अभी। तो सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे ब्लेंडेड टॉक्स पे। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है सर आपको? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आपका सेटअप देख के मजा आ गया। दूसरा आपने संडे बना दिया आज मेरा। थैंक यू सर, हमारा हमको अच्छा लगा कि आपका संडे मतलब हमारे चैनल की वजह से अच्छा लगा। नहीं भाई, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया सर, तो फिर थोड़ा सा चलते हैं अपने पॉडकास्ट में। तो अब जैसे आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा था तो उस पर आपने आरजे अरविंद लिखा हुआ है ना, आरजे अरविंद फनकार। तो सर ये आरजे क्या है? मतलब आप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, आप राइटर हैं, तो ये आरजे कहाँ से आया? भाई एक्चुअली मैं आज राइटिंग अगर कर रहा हूँ एज ए राइटर तो उसका जो बेस है वो रेडियो ही है, क्योंकि मेरा ड्रीम था रेडियो में जाने का। और ग्रेजुएशन के बाद घर से प्रेशर दिया गया इसी चीज़ का कि गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करनी है। हाँ। बट मेरा इंटरेस्ट था रेडियो में, तो मैंने थोड़ा सा साइड बाय साइड वो भी कंटिन्यू किया। और ऑनलाइन रेडियो स्टेशन, देन कम्युनिटी स्टेशन चलता है CMS का यहाँ पे। हाँ। तो मैंने वहाँ पे 2-3 महीने काम किया। फिर वहाँ से मेरे को जो मतलब मेजर अपॉर्चुनिटी मिली वो रेडियो सिटी लखनऊ में मिली। ओके। तो वहाँ पे मैं पेड इंटर्न था और 1-1.5 साल मैंने वहाँ काम किया। तो रेडियो में जाने के बाद तो मतलब जो आप अभी आरजे आप बोल रहे हो जी, वो वही है। तो रेडियो में जाने के बाद वहाँ से कंटिन्यू किया और अभी भी कहीं ना कहीं है कि रेडियो में कभी अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी तो बिल्कुल मूव करूँगा। तो अभी कंटिन्यू करके उसी को चल रहा हूँ, उसको हटाना नहीं है, उसको रखना है साथ में, क्योंकि वहीं से एक शुरुआत है। ओके। तो अच्छा सर, तो फिर आप जब आरजे थे, मतलब आप रेडियो जॉकी थे, आप रेडियो चैनल में थे, तो एकदम से राइटिंग और ये कॉमेडी की तरफ कैसे शिफ्ट हुआ आपका? भाई मैं आपको एक बहुत बेसिक चीज बताता हूँ कि रेडियो का ना, आप भी अगर सुनोगे रेडियो का तो आपको लगेगा रेडियो मतलब आरजे। हाँ, वो तो है, 90% लोगों को लगता है। हाँ। बट जब आप रेडियो के अंदर जाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि रेडियो में आरजे के अलावा शो प्रोड्यूसर भी है, कॉपी राइटर भी है ना, और म्यूजिक मैनेजर भी है। तो मैं भी ऐसे ही आरजे का सपना लेके गया था
और मैं भी, हम लोग का क्या है कि इंटर्न लोग रहते हैं, तो हमें काम के सीखने के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी करनी होती है, जैसे आरजे की तरह बोलना, उनकी तरह लिखना। तो एक बार मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था यही चीज, कि मैं अपने लिंक्स रिकॉर्ड कर रहा था। ओके। और लखनऊ के मतलब मेरे को लगता है रेडियो इंडस्ट्री में बहुत फेमस एक आरजे थे, आरजे अयाज, तो अभी हमारे बीच में नहीं है वो। तो एक बार मैं लिंक रिकॉर्ड कर रहा था, उनके शो की रिकॉर्डिंग की टाइम थी, तो उन्होंने ऐसे स्टूडियो खोला, वो एंटर किया अंदर, और मैं लिंक रिकॉर्ड कर रहा था, तो मैं हेजिटेशन में मैं रुक गया वहीं पे। तो बोले करो करो बेटा तुम, मैं भी सुनूंगा। और वो बैठ के सुनने लगे। तो जब उनके सामने मैंने लिंक रिकॉर्ड किया, उसके बाद बोले कि ठीक है बेटा, इसको तुम सेव कर दो, मेरा शो रिकॉर्ड करने का टाइम है, और उसके बाद मैं बताता हूँ आके। तो मैं जाके आगे बाहर बैठ गया। फिर शो करके जब वो बाहर आए, उन्होंने मेरे को सबसे पहला फीडबैक ये दिया कि बेटा आरजे मत बनना तुम। अच्छा। भाई मेरा मेरा दिल टूटा वहां पे कि मैं आरजे ही बनने आया हूं। वही बनने आया था एकदम से। तो उन्होंने बोला कि भाई देख, अब वो एक्सपीरियंस आदमी कोई बोलेगा तो समझ में आता है, तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि भाई देख, तू आरजे वाली क्वालिटी नहीं है, बट तुमने जो लिंक लिखा है अपना, जो तुमने कंटेंट उठाया है ना, जो तुमने अपने टेक दिए हैं, अपने पंचेस दिए हैं, तुम राइटिंग की तरफ मूव करो, तुम्हारे अंदर राइटिंग, तुम्हारे कलम में ताकत है। तो वहां से फिर धीरे धीरे मैंने रेडियो में रहते रहते ही एड वगैरह पे फोकस करना शुरू किया थोड़ा सा, और हमारे सेगमेंट चलते हैं शोज के, उस पर मैंने काम करना शुरू किया, और वहां से फिर मैं राइटिंग की तरफ निकला। तो सर की एडवाइस और आपका पूरा हाँ, वो करियर ही फ्लिप हो गया यही वहाँ यही से। वो एक एक एडवाइस। बस वो एक दिन ही था, ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कोई डेली डेली प्रेशर कर रहा हो कि नहीं भाई ये मत कर, ये मत कर। एक बार का उनका समझाना, और वही है कि किस्मत की बात है, एक बार में समझना, और फिर धीरे धीरे मैं इधर की तरफ मूव किया, तो उसके बाद फिर मेरा एज ए राइटर ही पूरा वो चल रहा है अभी करियर। सही है, मतलब एक एडवाइस और वो एक दिन की एक बात, पूरा करियर ही आपका फ्लिप हो गया एकदम से। बढ़िया है सर, बहुत। तो अच्छा सर, अब तो आप मतलब उस समय रेडियो में ही उस समय राइटिंग करते थे, या छोड़ दिया था उसके बाद बाहर नहीं, कहीं रेडियो start में किया था? रहते रहते भी किया है। रेडियो में बताया रेडियो ना, के लिए जैसे भी, रेडियो हाँ में हाँ। सेगमेंट्स होते हैं कई शोज के, तो उसके लिए राइटिंग करना, प्लस कोई भी अगर शो हो रहा है मॉर्निंग इवनिंग, तो उनका एक होता है ना कि हमें ये टॉपिक लेना है, तो उस टॉपिक को उठाना, उस पर अपने थॉट देना कि भाई हमको इस एंगल से हम चीजें बात कर सकते हैं। तो वो सब करते करते समझ में आने लगा, तो रेडियो किया। रेडियो के बाद फिर कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैंने रेडियो वहाँ ड्रॉप किया, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैंने अपनी जो पहली जॉब की एज ए सैलरी पर्सन वैसे, तो मैंने किया, एक न्यूज एजेंसी थी, तो उनके लिए मैंने एज ए राइटर शुरू किया काम करना। तो वहाँ पे मैंने काम किया। फिर उसके बाद यूपी गवर्नमेंट के लिए मैंने रिसेंटली भी वर्क किया है, तो एक आईटी एजेंसी के थ्रू, तो उनके लिए मैंने काम किया, और फ्रीलांस बेसिस पे, मतलब मैं टीवी और इन सब चीज़ों के लिए भी जब रिक्वायरमेंट आती है तो मैं कॉमेडी लिखता हूँ उनके लिए। कॉमेडी। ओके। तो अच्छा, आपने तो पूरा एक अलग पर्सपेक्टिव दे दिया रेडियो का। मतलब जनरली रेडियो का नाम सुनते तो सही कह रहे हैं, हम लोग रेडियो जॉकी ही हाँ, समझते हैं 90% लोगों को लगता कि है। वहाँ पे मतलब पता होता कहीं ना कहीं, हाँ नहीं और भी मैनेजमेंट हो और चीजें होंगी, बट रेडियो जॉकी ही क्लिक करता है। हाँ हाँ भाई। तो अच्छा, एक सवाल एक और आया मेरे मन में भी कि रेडियो जॉकी जो बोलते हैं रेडियो पे, तो वो भी शायद स्क्रिप्ट होती है क्या कुछ जो आप कभी लिखी वो भी, या फिर वो अपने मन से ही बनाते हैं ऑन द स्पॉट, या बोलते हैं? ये भाई एकदम वही वाली चीज है कि जब आप धीरे धीरे किसी फील्ड में उतरते हो, अब कोई भी हाँ। पहले मैं से सचिन तेंदुलकर नहीं बनता है। हाँ हाँ। तो सब आरजे के साथ भी यही होता है कि स्टार्टिंग में जैसे मैं भी अगर शुरू किया हूँ या मैंने कभी किया है, तो हम लोग को पता होता है कि हमें बात किस पे करनी है। हाँ। तो आदमी अपने रेफरेंस के लिए चीजें बुलेट्स पॉइंट में लिख लेता है, कोई कोई पूरी स्क्रिप्ट लिख लेता है। बट कुछ टाइम के बाद ना आप इतना शार्प हो जाते हो रेडियो में शो करते करते कि आपको अगर कोई चीज बोलेगा भाई इस चीज पे बात करनी है, तो आपका दिमाग तुरंत काम करने लगेगा। आप वैसी चीजें फटाफट फटाफट आप वैसे वर्ड सेलेक्ट करोगे और रेडियो पे जाके उसको आप बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, मतलब काफी अलग चीज पता चल गई आज हमें भी। तो अच्छा, जैसे अभी आपने सर बोला टीवी शोज के लिए भी आप लिखते हैं कॉमेडी, और आप स्टैंड अप शोज भी लिखते हैं, है ना, प्लस आप बुक्स भी लिखते हैं। ठीक, तो बुक भी आता हूँ, आपकी बुक है मुझे पता है। तो आप जैसे बुक्स और शोज, डिफरेंट शोज के लिए लाइक कॉमेडी स्केचेस लिखते हैं, तो कैसे अप्रोच रहता है आपका कि क्या लिखना है, किसके लिए, कैसे जाना है, और क्या आपकी रिसर्च रहती है, क्या थिंकिंग चलती है उस समय? भाई राइटिंग का तो मतलब, राइटिंग का कोई भी फील्ड में लगता है आज के टाइम पे कॉन्टेक्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना कंपटीशन है ना कि आपके जैसे 10 लोग और हैं मार्केट में। हाँ। है ना, तो कहीं ना कहीं आप सर्वाइव तभी करोगे, या तो आपका कॉन्टेक्ट होगा या आपके पास कंटेंट में उतना दम होगा। तो मेरे साथ भी ये था, मैंने राइटिंग शुरू किया। फिर मेरे को एक बार सबसे पहले लिंक्डइन पे एक पोस्ट मेरे को दिखा कि फ्रीलांस बेसिस पे राइटिंग होती है। मुझे तब नहीं पता था कि फ्रीलांस क्या होता है। तो मैंने एक बार उनसे फिर कांटेक्ट किया, बात किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमें अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए स्क्रिप्ट चाहिए, और हमें हफ्ते में एक स्क्रिप्ट चाहिए आपसे, और अगर मंथली आप काउंट करके चलो तो मंथली आप अपना मैनेज कर लो, हमें 8 से 10 स्क्रिप्ट दे दो। 1 मिनट की स्क्रिप्ट थी, और मुझे उस समय पता नहीं था, एक स्क्रिप्ट का उन लोगों ने 1 मिनट का 1000 रुपये मेरे को दिया। भाई मैं 1 महीने में जब उनको मैंने 15-18 स्क्रिप्ट दे दी पूरी लिख के,
और उन्होंने पूरा 18,000 रुपये मेरे को भेजा। तो मैं सोचा यार जिस जॉब में कर रहा हूँ, या तो महीने में इतना नहीं मिल रहा है। तो मेरे को लगा फ्रीलांस तो बढ़िया चीज है यार। हाँ, और उसमें आप बंधे भी नहीं हो यार 8 घंटे के लिए। आप मैं रात में बैठ के लिख देता था आराम से। तो वहां से जब करना शुरू किया, तो अब मैंने स्क्रिप्ट दिया, तो वो स्क्रिप्ट उनके लिए तो उनका हो गया प्रोडक्ट, प्लस वो स्क्रिप्ट ना मेरे लिए सैंपल हो गया। हाँ। तो उसके बाद क्या होता था कि मैंने धीरे धीरे रिसर्च करना शुरू किया, भाई फ्रीलांस बेसिस पे कैसी चीजें होती हैं, गूगल किया, फिर अप्रोच करना शुरू किया। तो 2-3 जगह पे मैंने बात किया, उन्होंने सैंपल ही मांगा कि आपका कोई सैंपल हो तो दो। तो मैंने सैंपल दिया, उनको समझ में आया, अप्रूव हुआ। तो धीरे धीरे मेरा एक साइड बाय साइड कॉन्टेक्ट भी बनता गया कि मैं इनके लिए भी काम कर रहा हूँ भाई, पोर्टफोलियो बनता चला गया। हाँ, फिर और कई बार ऐसा होता है कि जिसके लिए आप काम करो ना, वही आपको रिकमेंड कर देता है दूसरे के लिए कि भाई मेरे पास राइटर है। सही कह रहे हैं। तो वही चीज है, तो मेरा भी धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बनता चला गया। तो अभी पहले एड एजेंसी के लिए लिखा, किसी नॉर्मल यूट्यूब जो जिसका चैनल है उसके लिए लिख दिया। अभी तो रिसेंटली इंस्टाग्राम के जो क्रिएटर है ना बड़े बड़े, 40-40 सेकंड की रील्स लिखवाने के लिए वो पैसे दे रहे हैं। 40 सेकंड की रील? हाँ, आप 40 सेकंड की रील दे दो। अब मैंने लिखा है 30 सेकंड की रील का मैंने 500 रुपए लिया है, और 30 सेकंड की रील है। हमारे दिमाग में कॉमेडी आ रही है, हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिसके दिमाग में नहीं आ रही, जिसको सिर्फ बनाना है कैमरे के आगे, वो 500 रुपए आराम से दे रहा है भाई। तो बस यही है कि राइटिंग का भी धीरे धीरे कॉन्टेक्ट वाला गेम है। धीरे धीरे स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करके, ब्रेक मिलना जरूरी है। हाँ, आपका पहला फ्रीलांस प्रोजेक्ट। हाँ, वही सही है, बढ़िया। अच्छा सर, एक चीज मैं मिस कर गया आपका, जैसे मैंने बोला आरजे अरविंद फनकार, आपका लिखा हुआ टाइटल आरजे अरविंद डॉट फनकार जी। तो ये फनकार जो है, ये टाइटल है या ये आप नाम एक कैरी करते हैं कि हाँ पेन नेम टाइप का? ये एक्चुअली जिस समय रेडियो में था उस समय ही फनकार शब्द, मतलब मेरे को पता चला कि ऐसे होता है ना कि आपका एक नाम होता है, एक दूसरा नाम भी होता है जब आप किसी पंडित से पूछोगे। तो मेरे को पता चला, तो मैंने एक दिन ऐसे डिस्कस करके, हमारे आरजे राशि है लखनऊ की, बहुत फेमस आरजे, तो उनके शो में ही मैं वैसे रहता था, मॉर्निंग इवनिंग शो में। तो उनसे एक दिन बात हुई, तो मैंने उनको बताया कि पंडित जी ने मेरे को बताया है ये नाम है मेरा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस नाम को रेडियो पे बोलना शुरू कर दिया। जैसे मैं इंटर्न था, तो हम लोग कहीं भी बाहर जाते हैं रिकॉर्डिंग करने, तो वो उस चीज को मतलब प्रॉपर क्रेडिट देती थी कि भाई ये बंदा निकल के गया रोड पे, बात करके आया लोगों से। तो वहां से जब उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया रेडियो पे, फिर कई लोग जानने लगे। फिर और तब मैं स्टैंड अप का मेरे दिमाग में था भी नहीं कि मैं कभी स्टैंड अप करूंगा आगे जाके। बट उस समय मैं बहुत हेजिटेट कर, राइटिंग में आ चुके थे पर नहीं, रेडियो में तब तक था खाली रेडियो। हाँ, मेरे को उससे बता दो, मेरे दिमाग में आगे था ही नहीं कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। बस मेरे को था कि भाई रेडियो में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, इंटर्नशिप करते करते यहीं से कहीं जॉब लग जाएगी रेडियो में, सेटल हो जाऊंगा आराम से। तो वो फनकार वर्ड मैंने वहां से उठाया, फिर मैंने धीरे धीरे स्टैंड अप करना शुरू किया, और उसको मैंने अपना स्टेज नेम बना लिया है अभी। तो अभी आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, कॉमेडी शो के किसी भी पोस्टर पे देखोगे, तो आपको मेरा अरविंद के आगे श्रीवास्तव नहीं दिखेगा, अरविंद के आपको ब्रैकेट में या वैसे फनकार ही दिखेगा। सही है, मतलब ये अच्छा है, आपको लेगेसी मिल गई जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक लेगेसी बना ली कि हाँ ये टाइटल है, ये चलेगा, साथ में पहचान हो गई। हाँ, और दोनों चीजें मेरे को वहीं से मिली, जो चीज मैं सबसे ज्यादा चाह रहा था वहाँ काम करने के लिए। रेडियो से ही मेरा दिमाग खुला कि भाई आरजे नहीं बनना है, राइटर, और रेडियो से ही मेरे को ये नाम भी मिल गया जिसको मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ अपने साथ साथ। सही है, मतलब काफी आपकी महत्वपूर्ण रही वो रेडियो वाली जर्नी, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बहुत अच्छी बात है सर। ये मतलब ये मेरा मानना है कि जहाँ से आपकी शुरुआत हुई, एक जो ब्रेक मिला यहाँ से, या फिर चीजें आगे फ्यूचर की तरफ जो करियर आपका अच्छा जा रहा है, जहाँ से शुरू हो ना उसको भूलना नहीं चाहिए कभी। हाँ यार, उसको हमेशा रखना चाहिए, और वो ग्राउंडेड रखता है आपको कि नहीं मैं पहले यहाँ पे था, अब मैं यहाँ हूँ, तो यहीं से शुरुआत हुई। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है भाई, वो एक टच रहना चाहिए उस चीज का हमेशा। वो रहता है तभी तो पैर जमीन पे रहते हैं। हाँ वही, नहीं तो फिर इंसान भूल जाता है कहाँ से। वो अच्छी चीज है। तो एक तरह से नाम की बात उठी, तो एक आपको एक और टाइटल है, घोस्ट राइटर कहते हैं, राइट? हाँ, तो ये मतलब मेरे को नहीं यार, वो जितने भी लोग राइटिंग है, मैं बताता हूँ घोस्ट राइटर होता क्या है। घोस्ट राइटर एक कहते हैं ना कि एक वर्ड है जो राइटिंग की फील्ड में बोला जाता है। आपको पता है क्या घोस्ट राइटर? नहीं, तभी अब आपको लग रहा होगा कि कोई भूतों की स्टोरी। मैं वही कहने जा रहा था, घोस्ट राइटर कहीं ऐसे भूतों की कहानी लिखते हैं? नहीं यार, ऐसा नहीं है। देखो एक्चुअली होता है राइटिंग में, कई बार ऐसा होता है ना, आपको ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो डायरेक्ट आपको नहीं मिलता, आपको किसी थर्ड पर्सन के थ्रू मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा अपना काम हल्का करने के लिए आपको हायर कर रहा है, आपको पैसे दे रहा है, आपसे राइटिंग करवा रहा है, बट वो आपको कहीं क्रेडिट नहीं देगा। तो सामने आप कितना भी अच्छा लिख दो, सामने आपकी टीवी चल रही होगी, लेकिन आपका 1% क्रेडिट आप ये नहीं वहां पे दिखा पाओगे कि भाई ये मेरा ही है। तो उसको घोस्ट राइटर बोलते हैं कि हमने काम किया, हमने पैसा लिया, हाँ, हमने काम करके अपना टैलेंट, अपनी राइटिंग दे दी, हमको पैसा मिल गया, बस ठीक है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ओके, तो मतलब ये टाइटल नहीं है, ये कैटेगरी है कि हाँ इससे काम कराया। हाँ, बहुत से लोग राइटिंग में पैसा दे दिया, हो गया। ओके, तो ये डाउट क्लियर हो गया।
तो मैं समझ रहा था एक और टाइटल ही है मेरे को भी Ghost पहले Writer। लगता था कि मेरे को भी जो एक हाँ। बार हुआ ना कि भाई ऐसे घोस्ट राइटर काम करोगे, तो मेरे को लगा ये चीज़। तो मैंने बोला भाई मैं हाँ। कॉमेडी लिखता हूँ, भूत की स्टोरी नहीं लिखता। और ये चीज़ मेरे को तो लगा उसने कि कोई घोस्ट की आपने लिखी हाँ, हो। उसने भी मेरे को कॉल करके कुछ समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, घोस्ट राइटर समझ मतलब गया। थोड़ी ना तुझे भूत की स्टोरी लिखनी है। मैं ये सोचा कि अभी स्टैंड अप कॉमेडी था पॉडकास्ट अपना, अभी सीधा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे चले जाएगा अभी। नहीं नहीं भाई। पता चला हॉरर उस पे जा रहा है। सही है फिर तो चेंज हो गया पूरा, मैं समझ गया। अच्छा अभी सर कह रहे हैं आप जॉब भी करते हैं, फुल टाइम जॉब कर रहे हैं आप एक कंपनी में, आप मतलब उनके लिए भी राइटिंग करते हैं हाँ है ना? हाँ हाँ। उनका वेबसाइट आपने भी बताया कि पूरी वेबसाइट की जितनी भी राइटिंग होती है कंटेंट आप ही लिखते हो। उसके बाद आप अब फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी करते थे, टीवी शोज हाँ, या हाँ। कॉमेडी स्केचेस लिखते हैं आप अलग से। तो आपकी जो भी डेडलाइंस होती है लाइक फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स की और आपके ऑफिस के प्रोजेक्ट्स की, है ना, और कंटेंट, क्योंकि वो कंटेंट बहुत अलग है ऑफिस में, वो कॉमेडी नहीं लिखना, वो डिवोशनल प्रोफेशनल है। हो हाँ, जाता वो है। पूरा डिवोशनल है मेरा, वो जो उसके लिए जो हाँ। कैटेगरी है। अच्छा ओके, डिवोटी वाली हाँ राइट हाँ हाँ। हाँ। और ये कॉमेडी है, तो कैसे आप दोनों को बैलेंस करते हो और वो डेडलाइंस कैसे मैच करते हैं कि हाँ ऑन टाइम चला जाए, कि नहीं तो फिर उधर भी सुनने मिला इधर भी सुनने मिला, वो चीज़ नहीं आती। हाँ, वो चीज़ कैसे बैलेंस होता जब है? मोटा पैसा मिलता है तो सब दिमाग काम करते हैं। तो फिर सर आलस भी तो एक चीज होती है, ठंड आ गई ऊपर से। नहीं भाई देखो, जो दिन वाला काम कर रहा हूँ वो तो करना ही है, क्योंकि उससे तो बंधा पैसा मिलना ही है, घर चलाना है, अपना खर्चा चलाना है भाई। लेकिन कॉमेडी का क्या है ना कि कॉमेडी सिर्फ हम लोग पैसे के लिए नहीं लिखते, मेरा पैशन है जैसे कॉमेडी। पैशन। तो मैंने जब टीवी वीवी के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है, अवार्ड शो के लिए लिखने के लिए, तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, मैं रात में से 10 बजे 11 बजे बैठता हूँ, अपना ऑफिस का काम तो खत्म कर दिया 7 साढ़े 7 तक, खाना वाना खाया 2-3 घंटे, उसके बाद रेस्ट किया, फिर 9:30 10 बजे बैठा, तो सुबह 3:30 4 बजे तक राइटिंग करता हूँ भाई। तो क्योंकि हमें पता है ना कि उसको टाइम से स्क्रिप्ट देना है। मेरे को किसी ने बोला कि भाई ये स्क्रिप्ट हमें कल तक चाहिए, तो मेरे को पता है भाई 10 बजे से तो मैं ऑफिस के काम में फंसा हूँ, तब तो टाइम देना मतलब बहुत ही टफ है वो। तो हमारे पास रात का ही टाइम होता है। और दूसरा ये है कि जब कोई चीज आप पसंद की करो, जैसे मैं कॉमेडी, मेरे को लिखना पसंद है, तो मुझे पता है कि कॉमेडी मेरे लिए फिर वो लिखना बहुत ईजी होता है भाई, है ना। मैं आपको बता सकता हूँ कि भाई एक टॉपिक है, लिख दो ना, सिर्फ आपको 1 ही मिनट का लिखना है, आपके दिमाग में नहीं आएगा भाई, आप 4 घंटे बैठे रहोगे, है ना। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने कोई टॉपिक मेरे दिमाग में आया ना, तो आपसे बात करते करते भी मेरा दिमाग उधर एक पार्ट में जनरेट करता जाएगा कि भाई इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। वो उस इक्वेशन में बैठ गया हाँ पूरा। हाँ, तो वो उसका हाँ। वही है कि इतना स्टार्टिंग से राइटिंग और इतना प्रैक्टिस का ही वो रहता है, धीरे धीरे कोई भी करेगा सबके साथ वही होगा। तो मैनेज करना कभी कभी टफ होता भी है, क्योंकि कई बार ऑफिस का ही काम ऐसा होता है कि बहुत होता है कि ओवरबर्डन है, बट इधर भी डेडलाइन पूरी करनी है। तो ये रहता है कि भाई कमिटमेंट का ही सारा गेम है, एक बार कमिटमेंट खराब हुई, अगली बार से बंदा कांटेक्ट नहीं करेगा, मार्केट में 10 आदमी है, तो इसलिए उसको बना के रखना पड़ता है। बस एक लिबर्टी यही है कि कॉमेडी लिखना पसंद है, तो उसमें मेरा टाइम कम जाता है लिखने में, लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात भर जाग के लिखते हैं तो स्लीप साइकिल तो पूरी चली गई। हाँ, वो उस समय होती है, एक्सल्शन ऑन द टॉप एकदम हो जाता है। उस समय सोसाइटी वाला बहादुरी रहता हूँ भाई। जागते रात में रहो। जगता हूँ, दिन भर भी जगता हूँ। लेकिन ये है कि जब फ्रीलांस बेसिस पे आता है तो वो कुछ टाइम के लिए ही आता है ना। अब जैसे किसी ने अप्रोच किया कि भाई हमारा अपकमिंग इवेंट ये है, इसके लिए आपको लिखना है, तो कोई भी चीज ऐसा नहीं होता है कि 4 दिन बाद इवेंट हो और आपको दिखा जाए। वो होता ही है कि 1 महीने पहले ही प्लानिंग होती है उनकी। तो 1 महीने पहले मेरे को पता चला, तो ठीक है भाई 2-4 दिन 5 दिन की नींद खराब होगी, करके दे दिया मैंने, तो ठीक है, पैसा भी आ रहा है, और 5 दिन के बाद तो फिर अपना सब रूटीन में आएगा ही। और पैसा जब आ जाता है तो भाई 2 घंटे की नींद भी अच्छी है। पॉइंट है, इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। तो अच्छा, अब ऐसे अवार्ड शोज भी आप लिखते हैं, तो ऐसे कोई बड़ा अवार्ड शो जिसके लिए भी लिखा है आपने, और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या लिखने को देते हैं वो? हाँ, मैं ये बता सकता हूँ क्या देते हैं, बट नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना एज ए घोस्ट राइटर, तो मैं वो अच्छा वो उसी में था। हाँ हाँ, ओके, तो मैं वो मतलब उस चीज का नाम नहीं ले सकता, मैं इसके बाद बताऊंगा पॉडकास्ट के बाद किस किस के लिए। बस ये है कि नेशनल टीवी चैनल, कोई ऐसा वैसा यूट्यूब चैनल नहीं, समझ गया मैं, तभी नहीं बता पा रहे आप, वो टीवी चैनल है। तो हम लोग को लिखने को देते हैं, जैसे आप यार कोई भी अवार्ड शो वगैरह देखो ना, तो उसमें बीच बीच में छोटे छोटे एक्ट होते हैं, है ना। कभी आप देखो कि जो होस्ट कर रहा है उसी से कोई बंदा एक कैरेक्टर बन के आया, वो उलझ गया किसी बात को लेकर के ना, तो वो जो चीजें होती है ना, हम लोग को वही सिनेरियो दिया जाता है कि भाई ये सिचुएशन है, इस पे आप कॉमेडी लिखो कुछ। तो वो अवार्ड शो के बीच में मतलब एक एक्ट छोटा सा हो गया लोगों को एंटरटेन करने का, तो वही चीज है। तो मतलब दे पे अ गुड सम फॉर दैट आल्सो। हाँ हाँ भाई, अब लखनऊ में देखो बात ये है कि जो बंदा मुंबई में लिख रहा होगा वो मेरे से 4 गुना ज्यादा ही ले रहा होगा, मुझे पता है। हाँ। लेकिन ठीक है भाई, अब मैं मुंबई जाकर रहूंगा तो मेरा रहने खाने में तो बहुत ही जाने, मेरे को 1-2 बार लोगों ने अप्रोच किया कि भाई तुम छोड़ के इधर आ जाओ, मुंबई आ जाओ, है ना, यहाँ पे काम है। लेकिन मुंबई पे 70-80% मैंने जो लोगों से सुना है,
वैसे तो नहीं पता, बट सुना है जो, तो वहाँ पे 70-80% जो राइटर है ना वो फ्रीलांस बेसिस पे ही काम करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है यार कि मुंबई में रहना बहुत टफ है ना। मान लो आपको अगर 1 महीने के लिए भी कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला तो भाई हालत खराब हो जाएगी। ये तो सुना है। तो इससे अच्छा भाई मेरे को 4 पैसा कम दो, लेकिन मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है, मेरा चल रहा है, बाकी चीजें। ये चीज तो मैं मानूंगा सर। लखनऊ में नहीं, मतलब किसी शहर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, सब अच्छे हैं अपने में, पर ऐसे मैंने, हो सकता हम यहाँ रहते इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बाहर, मैं भी ऐसे गया था बाहर अभी कुछ दिन फ्रेंड्स से मिलने गया था बाहर, हफ्ते भर के लिए मैं दूसरे शहर में था। तो वहां पे मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा रहा कि मतलब मशक्कत बड़ी लगी एकदम से मेरे को। कुछ भी चीज चाहिए या जाना है, और खर्चा बहुत होने लगा। लखनऊ में क्या है अपना कि चीजें ऐसा लगता है मिल जाती है, खाना हमारा लखनऊ का इतना बढ़िया है, खाने से वो बाहर मिलता नहीं टेस्ट, ठीक। और दूसरा थोड़ा सा चीप है, मतलब इतना महंगी नहीं चीजें। हाँ, लखनऊ अपना भी उस हिसाब से महंगा नहीं है, और सस्ते में मिल जाती हैं चीजें। ट्रैवल हर चीज बहुत अच्छा है यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब चीज बहुत बहुत इजी है भाई अपने लिए। पता है अभी आप खाने की बात कर रहे हो, मेरा भी जब ये नई जॉब है बैंगलोर वाली, तो मैं शुरू में गया था वहाँ पे कुछ दिन के लिए, बट कुछ रीजन से वापस अभी यहीं से वर्क कर रहा हूँ। तो उसमें मैं जब 15-20 दिन के लिए इधर गया था स्टार्टिंग में, तो ये खाने वाली चीज जो आप बोलो ना, ये वाकई बहुत जेन्युइन है। वहां पे मैं गया जिस होटल में मैं रुका था, तो भाई पहले दिन जब उतर के आया वहां से फ्रेश होकर नीचे नाश्ता करने के लिए, तो पहले दिन तो मेरे को इडली दिया उन्होंने। तो भाई वहां पे सर ये मिलेगा। तो भाई यहाँ का आदमी गया, इडली तो अच्छी है भाई। भाई मैंने दबा के पहला इडली आराम से कि भाई आज इडली है, कल कुछ और होगा। अगले दिन तैयार होकर गया, जैसे जाके खोला फिर इडली, भाई तीसरे दिन इडली, चौथे दिन इडली। यही होता है सर वहाँ पे। मैं भी जब एक बार ट्रिप पे गया था साउथ साइड, तो जिस भी होटल में रुक रहे थे, सुबह ब्रेकफास्ट वहाँ सब इडली डोसा और उत्पम, यही रहता है। वहां पे पराठा अगर आप देते हो तो भाई एकदम पुरानी पिक्चर की माँ नहीं बेटे को देखकर रो देती है। वही वाली फीलिंग आती है। सर एक होटल में मिला था, पूरी सब्जी मिल गई थी, अरे बदल गया मेन्यू। हाँ भाई, वो इडली खा के सही बता रहा हूँ, अभी इडली ले रहा हूँ लेकिन मन नहीं कर रहा खाने का, और इडली मेरे को सच में बहुत पसंद है। सेम सर, मेरी फेवरेट है। और वहां से आने के बाद कुछ टाइम तक इडली का नाम न लेना। यहाँ मैं लखनऊ में 20-22 साल अमीनाबाद में ही रहा हूँ, तो अमीनाबाद में जो बाहर के जाते हैं ना, उनका 2 ही चीजें रहता है, एक शॉपिंग करेंगे, दूसरा वहाँ पे एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था मधुर मिलन, अभी तो वो बंद हो गया। तो जो जाता था ना वहां पे, उसको डोसा फेमस था वहां का। तो भाई मैं अभी भी अमीनाबाद जब जाता हूँ, या पहले भी जाता था, तो लोग डोसा ले रहे हैं, छोला भटूरा ले रहे, कुछ भी, मैं भाई हमेशा इडली खाया हूँ वहां पे, क्योंकि वहां की इडली सांभर इतना टेस्टी होता था। लेकिन साला बैंगलोर से होके आया हूँ ना, अब इडली से मेरा भरोसा उठ गया भाई। अब हो गया, अब नहीं खाया जाएगा। नहीं भाई, अब नहीं, सच में नहीं खाता अब तो। समझ रहे, बहुत ज्यादा इडली का अत्याचार हो चुका है। अच्छा सर, अब एक थोड़ा सा सही में एक सवाल है जो आप लोग के लिए, शायद राइटर्स के लिए घोस्ट हो वो चीज, मतलब एआई और चैट जीपीटी। एआई टूल चैट जीपीटी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो कई लोग हैं, मैंने सुना है बहुत लोगों को मेरे जानने में भी, कि मतलब कोई राइटर है, राइटर में कैसे लिखते हो, क्या चैट जीपीटी पे डालते, लिख के आ जाता, थोड़ा सही करके दे देते हैं। अच्छा, मैं इतना हो जाता है। तो वही मेरे को सर जाने से, एआई टूल्स और चैट जीपीटी से आजकल राइटिंग इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा है, कितना इम्पैक्ट पड़ा है, और क्वालिटी में भी डिफरेंस आया होगा, नो डाउट, अगर जो उनका यूज करते हैं। बट जैसे आप लोग जो नेचुरल राइटर, जो खुद से लिखते हैं, खुद की थिंकिंग से सोच के, रिसर्च करके और अगल बगल चीज ऑब्जर्व करके, तो उनपे इस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक। और आने वाले फ्यूचर में, आगे समय में, कि ये चैट जीपीटी जो है, ये असिस्टेंस की तरह रहेगा, जो कि अच्छी चीज है, ठीक है असिस्टेंस के लिए, या फिर एक पूरा रिप्लेस कर देगा इस इंडस्ट्री को, राइटिंग में? नहीं, अब देखो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि राइटिंग इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी, है ना। तो राइटिंग के साथ अब आज लोग चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, बट मैं लिख के दे सकता हूँ कि आप चैट जीपीटी से कितना भी दिमाग लगा के, कितना भी प्रॉम्प्ट डाल के कंटेंट निकाल लो, वो इमोशन नहीं डाल पाएगा। इमोशन, जो चीज आप फील करके लिखोगे ना, वो फील करके नहीं लिख पाएगा। और कोई चीज आप जब फील करके लिखते हो ना, और उस चीज को आप जब डिलीवर करते हो, तो वो इमोशनली लोगों को कनेक्ट करता है। तो चैट जीपीटी का कंटेंट ये तो नहीं कर सकता। बाकी लोग यूज कर रहे हैं, मैं खुद जानता हूँ कई राइटर्स को, जिनके पास कोई चीज हम देते हैं लिखने के लिए, तो वो बस फटाफट उन्होंने चैट जीपीटी पे डाला, कंटेंट निकाला, उसको थोड़ा सा प्रूफ रीड करके करेक्ट किया और दे दिया ना। और चैट जीपीटी एकदम आप समझ लो उसी तरह है जैसे हम लोग नाइफ यूज करते हैं ना। अब भाई नाइफ आपके लिए कंफर्टेबल, आपके लिए बहुत इजी चीजों को कर देगा जब आप उससे फ्रूट काट रहे हो, सब्जी काट रहे हो। बट आप उसी चाकू को किसी के पेट में घुसा दोगे तो वही चीज ना, वो डेंजर हो गया आपके लिए। तो चैट जीपीटी भी जो यूज कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो यूज कर रहे हैं सही है, आप यूज करो, लेकिन बहुत लोग क्या कहते हैं ना कि उसको एज ए प्रॉपर
उसको मतलब कहते हैं मेन लीड में ले आके यूज कर रहे हैं, तो वो निगेटिव है। और वो अभी लोगों को लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि हाँ भाई मेरा काम चल रहा है इससे, लेकिन एक टाइम के बाद चैट जीपीटी भी कहीं ना कहीं रिपीटेड वो देगा, कंटेंट देगा, और वो आपकी क्रिएटिविटी, आपका एंगल नहीं दे पाएगा। हम लोग को कई बार लिखने के लिए चीजें दी जाती है ना, तो ऐसे एंगल दे दिए जाते हैं कि उसको मैं क्या क्या उस पर सर्च करूंगा मैं चैट जीपीटी पे, है ना, तो वो जेनरिक ही कंटेंट लिख के देगा। और रही बात ये कि आगे आने वाले टाइम में रिप्लेस करेगा, तो रिप्लेस तो नहीं कर सकता मुझे ऐसा लगता है, बट ये है कि मार्केट इफेक्ट करेगा ये चैट जीपीटी, क्योंकि आज के टाइम पे जो लोग पहले छोटे मोटे कंटेंट के लिए राइटर रखते थे ना, उन लोगों ने अब रखना बंद कर दिया है। तो वो क्या होता है ना कि अब जैसे मेरे दिन में कोई सोशल मीडिया के लिए लिख रहा है बंदा, दिन में सिर्फ 10 ही पोस्ट उसको लिखने हैं, तो अभी क्या करते हैं ना कि एक बंदा उसी टीम का बैठ के वो क्या करेगा, वो डाल देगा कि भाई मेरे को इस चीज के लिए चाहिए, अब वो कंटेंट आ गया, उठा के उसने दे दिया। तो थोड़ा बहुत अभी से इफेक्ट हो रहा है, और रिप्लेस तो नहीं कर सकता है, लेकिन ये है कि कुछ टाइम में मतलब मार्केट को इसने इफेक्ट तो किया है। अभी बहुत से लोग फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स जो मिल जाते थे, हाँ। और जो यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स लाइक रील्स के लिए कंटेंट, तो वो खुद ही हो जाता है उनका। हाँ वो देखो, बहुत राइटिंग की जैसे अलग अलग फील्ड, अलग अलग इंडस्ट्री है ना। अभी आपको कोई यूट्यूब पे बोलेगा कि भाई मेरे को यूट्यूब के लिए चाहिए लिखने के लिए कंटेंट, है ना, और वो कोई हिस्टोरिकल चीजों को लेके चल रहा होगा, कुछ पुरानी चीजों को लेकर के, तो वो आप लिखना चाहोगे आप लिख सकते हो भाई, क्योंकि आपको सिर्फ उस पर टाइप करना है ना कि भाई सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का हमें लिखना, आपने डिटेल निकाला, थोड़ा बहुत आपने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, दे दिया। बट अगर मैं आपको बोलूं कि भाई नहीं कॉमेडी लिखना, मैं एक पता है अच्छी चीज याद आई, लिंक्डइन पे एक बार एक बहुत फेमस कॉमेडियन अमित टंडन, आप सर्च करना ना, तो एक बार लिंक्डइन पे उन्होंने कुछ पोस्ट डाला चैट जीपीटी से रिलेटेड, तो उस पे भी मैंने कमेंट किया कि सर क्या मतलब ये कॉमेडियन की जॉब खा जाएगा क्या राइटिंग का, तो उन्होंने पता है सिर्फ एक लाइन में रिप्लाई दिया कि मतलब चैट जीपीटी पे जाओ और लिखो बेस्ट जोक। भाई मैं गया, मैंने लिखा, उतने घटिया जोक उसने दे दिए ना, मैं समझ गया तुरंत। तो जो चीज इमोशन से रिलेटेड है या जो थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाली चीज है ना, वो नहीं दे सकता है। आप अभी भी टाइप करोगे 10 जोक लिख के टॉप बेस्ट जोक, वो इतने घटिया जोक देगा लिख के कि आप जो नहीं भी कॉमेडी लिखता होगा वो उससे अच्छे लिख देगा भाई सोच के। तो वही चीज है कि बहुत ज्यादा इफेक्ट वाली चीज नहीं है, थोड़ा बहुत इफेक्ट उसने किया है। और जो लोग राइटिंग में आना चाहते हैं और इस बेस पे आना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई वो चीज मत करो, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म नहीं है तुम्हारा। तो आओ तो खुद के उससे आओ। हाँ, आपका थोड़ा इंटरेस्ट हो, आप हेल्प ले सकते हो, हेल्प हम लोग भी लेते हैं। हाँ, कोई चीज का आपके पास रिसर्च बेस पे आप ले सकते हो, थोड़ा बहुत आप उससे ले सकते हो आइडिया, बट आप सिर्फ इस बेस पे हो कि नहीं चैट जीपीटी है मेरे पास, मैं फटाफट डालूंगा उस पर कंटेंट निकलेगा दे दूंगा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, 1-2 महीने आप काम आएगा बस, उसके बाद नहीं। समझ गया। वो बात तो है सर, क्रिएटिविटी जो है जो आती है ना, वो चैट जीपीटी नहीं दे हाँ, नहीं दे पाएगा। सकता भाई वो, और मैंने बताया ना इमोशन और वो चीजें चैट जीपीटी नहीं दे सकता है। क्रिएटिविटी ऐसी चीज है ना, मतलब मेरे को लगता है कि क्रिएटिविटी खत्म नहीं हो सकती कभी, है ना। वो ये नहीं कोई कितना भी बड़ा हो जाए, ये नहीं कह सकता कि मैं टॉप पे हूँ तो क्रिएटिविटी मैंने सारी लिख डाली, नहीं वो जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना और खुलता चला जाता है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है कि जब आप स्टार्टिंग लेवल पे चीजें करोगे तो आपको लगेगा कि आप क्रिएटिव हो, लेकिन पता है वो जैसे परत दर परत खुलती है ना चीजें, क्रिएटिविटी वो है। आप आगे जो हम लोग बड़े बड़े शायर को सुनते हैं, वो एक लाइन में कितनी बड़ी बात बोल जाते हैं भाई, तो वो कहीं ना कहीं ना क्रिएटिविटी है कि भाई उस लेवल पे पहुंच गए कि उन्होंने एक लाइन में जिंदगी का सार समझा दिया। हम एक पैराग्राफ लिख के नहीं समझा पाएंगे भी वो चीज, तो वो धीरे धीरे ही है कि जितना आप हाई लेवल पे बढ़ोगे उतना ही आपको देखने का आपका नजरिया है ना, कोई भी चीज आप देखोगे, मैं किसी और नजर से देखूंगा, आप किसी और नजर से देख रहे होगे, तो वो वही चीज है। मैंने कुछ समझा, आपने कुछ समझा, ठीक, और वही है कुछ अल्फाजों में ही सब बयां कर दिया उन्होंने, वो चीज लेवल ही अलग होता है। क्योंकि राइटर के लिए सिर्फ ये नहीं भाई, हमारे पास अगर हमारे दिमाग में थॉट है लिखने का, तो हमें हमारा शब्दों का चयन भी तो वही होना चाहिए ना, और वो चैट जीपीटी उतना नहीं दे सकता। इसीलिए आदमी राइटिंग के लिए पता है बहुत बेसिक आदमी बोलता है कि अगर आप लिखना चाहते हो तो पढ़ो, है ना। अब लोग आज के टाइम पे लोग ना पढ़ो क्या यार, हम लिखने के लिए वो बात कर रही है, साला बता रहा है पढ़ो, तो पढ़ने का इसीलिए गेम है भाई कि आप बुक्स पढ़ोगे तो आपका 10 तरफ से दिमाग खुलेगा, आपको नए वर्ड्स पता चलेंगे, है ना। कोई राइटर अगर किसी ने बुक लिखा है तो आप उसके थॉट से कम कम मैच तो कर पाओगे ना कि भाई ये राइटर कहाँ तक सोच के दिया, और क्या। तो बस वही है ना भाई राइटर वो तो है सर। चलिए आपने बहुत अच्छी बात एक छेड़ दी, ये बुक्स और पढ़ने और शब्दों से मैं आ रहा था उस पे कि आपने किताब लिखी फन विधान, हाँ अभी रिसेंटली फरवरी में आपने लॉन्च करी, तो सर वो कहाँ से आइडिया है कि हाँ चलो बुक लिखते हैं, और उसको लिखने के आइडियाज और कैसे वो चीज में है कि नहीं लिखी जाए, और क्या है उस बुक में बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था, पूरा थिंकिंग क्या थी लिखने की। तो ये बुक लिखने का प्लान मेरा करीबन 1 साल पहले का था,
मैंने 3 महीने स्टार्टिंग में बुक का लिखा, उसके पहले मैंने बहुत रिसर्च किया कि मतलब बुक लिखते कैसे हैं, क्योंकि जो लिखा है मैंने वो तो मेरे ही थॉट है, मेरा ही आइडिया है पूरा, बट ये देखना कि भाई बुक लिखी कैसे जाती है, क्योंकि बुक लिखना भी जब मेरे दिमाग में आया तो 10 बार थॉट आया कि भाई क्या फालतू की चीज में हाथ डाल रहा हूँ, क्योंकि 1-2 पन्ने की स्क्रिप्ट लिखना और भाई प्रॉपर बुक लिखना वो रहता है। तो मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन सोचा था कि नहीं भाई एक बुक अपने नाम से कुछ तो पब्लिश करना है भाई, क्योंकि अब इतना लिख रहा हूँ इधर उधर तो कुछ तो अपने लिए भी कर सकता हूँ। तो 3-1.5 साल पहले मैंने लिखा, 3 महीने दिए, 3 महीने के बाद फिर घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, कुछ अनसर्टेन चीजें हुई कि वो डिले हो गया। फिर वो आराम करीबन 1 साल तक वो पड़ा रहा वैसे ही मेरे लैपटॉप पे, वो पीडीएफ फाइल वैसे ही पड़ी रही, सब हट गया दिमाग से। फिर अभी मैंने रिसेंटली जब मेरी जॉब अपनी चेंज की तो उस जॉब के बीच में ना मेरे को 6 महीने का टाइम मिला, तो मैंने उसी समय सोच लिया था भाई अब इस 6 महीने में इसको रगड़ देना है बिल्कुल, क्योंकि अब इसको निकाल देना है। तो वो जून में मैंने जॉब छोड़ी और जून से लेकर दिसंबर तक में 6 महीने दिन रात मैंने पूरा कंप्लीट किया और उसको फरवरी में ले जाके वो पब्लिश करा दी बुक। और उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मैं कॉमेडी लिखता हूँ तो उसमें ना आर्टिकल टाइप की चीजें हैं। अब उसमें कॉमेडी में क्या है कि उसमें सटायर वाली चीजें भी हैं, है ना, उसमें ऑब्जर्वेशन वाली चीजें भी हैं, कुछ मैंने आसपास की चीजें देखा तो उससे रिलेटेड मेरे को लगा कि हाँ भाई ये कॉमेडी इसमें कुछ लिखा जा सकता है, तो मैंने उसमें लिखा है। उसका एक टाइटल मैं आपको बताता हूँ, बाद में आप बुक कभी आप लीजिएगा तो पढ़िएगा। उसका उसका पहले ही मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द कास्ट इम्प्रेशन, लास्ट का कास्ट इम्प्रेशन। ओके, तो अब ये मैंने बताया है, बाकी आप इसके अंदर का कंटेंट पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। सर कह रहे हैं मैं अभी नहीं बताऊंगा, मेरी बुक जाके पढ़ो, उसमें पता चलेगा। हाँ नहीं तो तुम खरीदोगे नहीं। नहीं बढ़िया है सर, और क्या। तो मतलब आपने ये था कि हाँ 1.5 साल बाद फिर से उसको पिकअप किया, तो वो मतलब कितना वो टाइम लगा वापस चीज में आने में, ढलने में, कि हाँ वापस उसी सेम पेस, वो एक होता है ना सर एक सेगमेंट उसमें आ जाते हैं थिंक सेटिंग में कि नहीं लिखना, तो फिर वो छूट जाता है मैंने के बाद। मुझे लगता है कि मैंने एक अच्छी चीज की थी खुद के साथ, ये कि मेरे को जब बुक लिखना था तो बुक लिखने से 2 महीने पहले से ही मैं अपने डायरी में ना एक ऐसे बुलेट पॉइंट बनाते जा रहा था कि भाई मैं किस किस चीज पे लिख सकता हूँ। तो उसमें मैंने करीबन 30-35 चीजें नोट की थी कि भाई मैं क्या क्या लिख सकता हूँ ना, जैसे मम्मी घर की मम्मियों की कुछ चीजें होती हैं वो लगभग सब में सिमिलर ही होंगी, तो वो मेरे दिमाग मैंने वो नोट किया। तो वो करते करते उससे मुझे हेल्प ये मिली कि मैंने जब दोबारा शुरू किया तो मेरे पास एक प्रॉपर एक इंडेक्स बना हुआ था, भाई बस मेरे को अभी इस टॉपिक के अंदर में आर्टिकल या कंटेंट करना है। तो इसीलिए दोबारा के 6 महीने मैंने लग के काम किया और 6 महीने में वो कंप्लीट हो गई अब की बार वाली। मतलब ये जो बुक आपने लिखी है बेसिकली ये जो एस्पायरिंग कॉमेडियंस हैं और जो राइटर्स हैं शायद उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। हाँ मतलब उसमें कंटेंट का ये, अब ऐसा उसमें मैंने कुछ ज्ञान नहीं पेला है कि कॉमेडी करना है तो ये तो करो, बट एक आइडिया मिलेगा, एक हेल्प बुक की तरह लोग यूज कर सकते हैं कि हाँ उसको आप पढ़ोगे तो पढ़ने की वजह से कोई भी बंदा कॉमेडी लिखना चाह रहा है तो उसको एटलीस्ट उस आर्टिकल से आइडिया लग जाएगा कि मैंने बहुत छोटी सी चीज उठाई और बहुत हल्की कॉमेडी लिखी। ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत दिमाग लगाना है यार कि क्या लिख दिया इसने, तो उससे एक आइडिया ये लग सकता है लोगों को कि हाँ भाई ठीक है, मतलब पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है, तो इस तरह से चीजें आगे वो भी किसी टॉपिक पे लिखना चाहेगा तो उसका दिमाग तो काम करेगा ही। अच्छा, आपका ज्यादातर क्या प्रेफरेंस रहता है लिखने में, मतलब ऑब्जर्व करके लिखूं या फिर कुछ ऐसे ही मन में आ गया रैंडम उसमें कोई टॉपिक उठा लिया? तो जैसे मेरे को अपने मन से कोई चीज लिखनी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ ऑब्जर्वेशन लिखने का, जो मैं आसपास चीजें देख रहा हूँ उसके रिगार्डिंग। इमेजिनेशन का पॉइंट मेरे में थोड़ा कम रहता है, जैसे मैं अपने स्टैंड अप की भी जोक्स वगैरह लिखता हूँ तो मेरा मेजर फोकस ये रहता है कि भाई ऐसी चीजों पे लिखूं जो कहीं ना कहीं अगर 10 लोग बैठे हैं तो 10 में से कम 6 लोग तो उससे रिलेट करें कि हाँ भाई मेरे घर पे ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ है। और बाकी एज पर रिक्वायरमेंट कोई चीज़ आती है तो उसके लिए भी हम लोग तैयार रहते हैं, तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा उस एंगल से सोचना पड़ता है कि हाँ भाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही तरह से ही है, कुछ रिसर्च बेस्ड भी है, कुछ ऑब्जर्वेशन है, यही है। अच्छा सर, अभी साथ ही साथ आपने जॉब हर फ्रीलांस के साथ ये भी अपना कॉमेडी 2 स्टूडियो भी शुरू कॉमेडी स्टूडियो शुरू करे हैं ना, एक हैबिटेट और एक आपका लाफ स्टोर था। नहीं वो तो मतलब जो आप 2 नाम लिए हो ये तो दिल्ली और मुंबई के स्टूडियो हैं जो अभी तक लोग कॉमेडी के लिए जानते थे, है ना। आप इतनी स्टैंड अप की वीडियो देखोगे तो पीछे आपको हैबिटेट दिखेगा, एच दिखेगा, पूरा नाम भी नहीं दिखेगा, है ना। या लाफ स्टोर आप देखोगे तो एक माइक बना हुआ दिखेगा। तो लखनऊ में भी हम लोगों ने, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैंने, हम लोगों ने लखनऊ का एक प्रॉपर कॉमेडी वो है, सर्किट है, मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें जो मुझे लेके आए हैं इस सीन में। ओके। और 2-3 नाम मैं बताना चाहूंगा जो लखनऊ में मतलब मेरे से पहले से कर रहे हैं, मेरे से बेहतर कर रहे हैं, और अगर वो लेके आए तो उन तीनों का मेजर हाथ है उसमें। एक मयंक नाम है,
एक हिमांशु और एक सतीश, 3 लोग हैं। मयंक को तो मैं अगर ये बोलूं कि भाई लखनऊ कॉमेडी सीन के भीष्म पितामह है वो। अच्छा। मतलब लखनऊ का कॉमेडी सीन बनाया ही उस बंदे ने भाई। तो अगर आज हम लोग इतना आराम से और ये सब कर रहे हैं, और जो ये वेन्यू मैं बता रहा हूँ आपको, लखनऊ इवेंट्स क्लब के नाम से ये वेन्यू है, और ये वेन्यू भी उन्हीं का ही है, वही ओनर है। बस हम लोग उस सीन का पार्ट हैं, तो हम लोग साथ में सिर्फ वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजें मैनेज करते हैं, और जो पूरा सीन रन हो रहा है तो अभी सारे कॉमिक्स मिलकर उसको कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे सब कर रहे हैं। बट ये जो 2-3 नाम बताएं, ये टॉप लेवल के यहाँ के लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग से, मतलब कोई था ना कि पहली सीढ़ी चढ़ना, दूसरी सीढ़ी चढ़ना, ये लोग तब सब उन्होंने स्टार्ट किया, बट लाइक साथ में आप उनके जुड़े हैं और आपका ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स है भाई कि मैं इंडिपेंडेंट कहीं अलग कर रहा था कॉमेडी, नॉर्मल ओपन माइक्स में। मेरे को तब पता भी नहीं था कि लखनऊ में सीन है इसका, कॉमेडी सर्किट है कोई, है ना। मैं भी ओपन माइक्स में कर रहा था। फिर जब एक छोटे से सर्किट में करो तो लोगों को पता चल जाता है यार कि भाई एक सीन में कोई बंदा है जो कर रहा है उसका ना, बट हम लोगों के साथ नहीं आया। तो मेरे साथ भी हुए। तो एक इवेंट में हम लोग मिले, तो उन्होंने सामने से अप्रोच किया कि भाई तुम, हम लोग जहाँ कैफे में करते हैं वहां पे भी आके करो। तो वहां से फिर हमारी उनसे बातचीत शुरू हुई, तब हमको पता चला कि भाई यहाँ पे सीन है कॉमेडी का पूरा, और अब साथ में कर रहे हैं सारे सब लोग मिलके, सब अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया सर। तो मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जो लखनऊ का जो लोकल टैलेंट है पूरा कॉमेडी का, तो उनको कितना हेल्प किया इस सर्किट में? मतलब काफी एक प्लेटफॉर्म पूरा मिल गया अपना दिखाने के लिए। तो आज जो पहले उन जो था सिचुएशन और आज उनकी सिचुएशन में कितना डिफरेंस आ गया भाई? 2 साल पहले ही, जैसे मेरे को भी 2-2.5 साल हुआ है, तो 2 साल पहले ही मुझे पता है कि कॉमेडी यहाँ पे कैसे हो रही थी। सिर्फ ओपन माइक्स होते थे, पोएट्री और ये वो वाले ना, तो सिर्फ कॉमेडी वाला सीन जो था, जैसे दिल्ली गुड़गांव साइड में चल रहा है फॉर्मेट, वो यहाँ नहीं था। तो अभी क्या है कि इतना करते करते इस लेवल पे आ गया है कि अभी नए कॉमिक्स के लिए बहुत ईजी हो गया चीजें। अब कोई भी बंदा नया कॉमिक, जैसे कोई कल हमको मिले और कहे कि भाई हमको करना है कॉमेडी, तो हम उसको ओपनली बोलेंगे भाई हमारे वेन्यू पे होता है सैटरडे संडे, आप आओ आराम से, वहां पे आके परफॉर्म करो, आपको कंफर्टेबल होगा, आप आगे कंटिन्यू करना। तो अभी नए जितने भी कॉमिक्स आ रहे हैं ना, जिनको लगता है कि हम कर सकते हैं कॉमेडी, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना कि आप अपने सर्किट में, फ्रेंड सर्किल में बहुत फनी हो, लोग बोलते हैं कि भाई कॉमेडी क्यों नहीं करते, तो ठीक है भाई, बिल्कुल आप आके ट्राई करो। तो नए कॉमिक्स के लिए ये बहुत इजी हो गया है कि उनको स्टेज यहाँ पे आसानी से मिल रहा है, लोगों को बना बनाया सीन मिल रहा है, सीनियर कॉमिक मिल रहे हैं कि अगर आप ढंग का नहीं कर रहे हो, कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो यहाँ के लोग इतना सपोर्टिव हैं कि वो आपको सिखा समझा भी देंगे भाई। ऐसा नहीं है कि तुम हमसे अच्छा कर रहे हो तो हम जलने लगे तो ऐसा कुछ नहीं है, सपोर्टिव लोग हैं। कोई चीज आपको सीखना है, समझना है, मैं कहता हूँ कोई ऐसा बंदा आ जाए ना जिसको सिर्फ देखना पसंद है कॉमेडी, और वो चाहता है कि मैं करूँ, तो हम लोग तो यहाँ तक बोलते हैं कि भाई आप आओ, 2-3 बार बैठ के सिर्फ देखो आके, उस माहौल को आप थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल हो उसमें, चीजें देखो, कुछ सवाल आ रहा है मन में वो पूछो, हम लोग पूरी हेल्प करेंगे भाई कि आप लिखो कैसे, किस तरह परफॉर्म करो, क्या स्टेप बाय स्टेप चीजें आप आगे बढ़ाओगे। ये सर मतलब तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। लाइक उनको एक जगह मिल गई कि हाँ हम यहाँ पे अपना टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ कमी थी, जो कि अब धीरे धीरे, वही बात है ना सर, लखनऊ में भी पहले इतना नहीं था, धीरे धीरे हर चीज आ रही है, तो लोगों को कॉमेडी मिल रहा है प्लेटफॉर्म। हाँ, कॉमेडी सर्किट के ही एफर्ट्स हैं भाई, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने वेन्यू पे नहीं करते हैं, हम लोग वीकडेज में कैफे पे भी करते हैं, हजरतगंज में कैफे है, कपूरथला पे है ना, उसके अलावा हम लोग शर्मा चाय, हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह वहां पहुंच जाते हैं, जनेश्वर पे किया, रिवर फ्रंट पे किया, मरीन ड्राइव पे किया। तो ये सब करने का रीजन ये है कि एक तरफ तो हम अपने ही कंटेंट को रिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी टेस्ट करना ही होता है जो, बट दूसरा ये है कि हम अलग अलग मतलब एरिया के ऑडियंस में लोगों को अवेयर कर रहे हैं भाई कि लखनऊ में भी कॉमेडी हो रही है, लखनऊ में भी लोकल कॉमिक्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, है ना। बहुत से कॉमिक ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, अपने शोज वगैरह करते हैं यहाँ पे, तो उनको क्या रहता है कि जो जिसको नहीं पता उसको ये लगता है ना भाई कि जब गुजराल आएगा तो शो आएगा, है ना, होगा यहाँ पे, रवि गुप्ता आएंगे तो होगा। लेकिन लोकल कॉमिक्स भी यहाँ पे अपने शोज वीकेंड्स पे कर रहे हैं, और बहुत सी ऑडियंस ऐसी आई है जो लिटरली इतना इतना खुश होके गई है कि भाई हमको पता ही नहीं था कि लखनऊ में ये टैलेंट है। तो अभी तो धीरे धीरे ऑडियंस भी उसी हिसाब से ग्रो कर रही है, और सीन जितना ऑडियंस ग्रो करेगी उतना ही हमारा सीन भी ग्रो करेगा भाई, कि अवेयर होंगे लोग, हम लोग शो डालते हैं, टिकट डालते हैं, लोग आते हैं देखने, हम भी जाएंगे। क्योंकि लाइक टू बी ऑनेस्ट मैं क्यों बोलूं कि मुझे पता था, मुझे भी इससे पहले नहीं पता था कि बहुत ज्यादा कि ऐसे शोज हो रहे हैं यहाँ लखनऊ में भी, ये सही में लोग यही देखते कि हाँ बड़े नाम आएंगे तो शोज होगा तब जाएंगे, यही चीज है, लोग उन्हीं के शोज का वेट करते हैं कि यहाँ पर नहीं पता लखनऊ का टैलेंट जो है बहुत। एक मैं बताऊँ सर, हमारा एक यही कॉन्सेप्ट है पॉडकास्ट का भी कि अगर हम जितने ज्यादा पहुंच पाए लोगों को, तो हम ये बता रहे हैं कि लखनऊ के बारे में बताना चाह रहे हैं किसी को कि यहाँ पे भी हैं बहुत लोग जिनको भी आपने देखा नहीं है, पर वो बहुत अच्छे हैं।
हाँ talent भाई में। बहुत हैं, मैं तो खुद बहुत से लोग को जानता हूँ, वही। कॉमेडियंस के अलावा मैं जानता हूँ मिमिक्री आर्टिस्ट यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। बहुत। अभी सर हमारा पिछला पॉडकास्ट था तरुण लखनवी सर का, हाँ तो हाँ वो भी हाँ, वो भी मेरे यही किया फ्रेंड है, लखनऊ। हाँ जानता हूँ। बिल्कुल। तो एक यही हमारा था कि हम चाह रहे कि लोगों की बात पता चले, बाहर तक भी लोग देखें कि हाँ यहाँ लखनऊ में बहुत टैलेंट है, नहीं बहुत अच्छा लेकिन अभी तक इनिशिएटिव लोगों है। ने टच नहीं किया है। हाँ हाँ भाई, सच में ऐसी चीज है कि लखनऊ में इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, लेकिन बात तो ये बिल्कुल। ना कि हम लोग अभी कभी एक्सप्लोर नहीं किए उतना लेवल पे जाके। तो हम्म। आज के टाइम पे अभी आप खुद ही कोई शो हम लोग का अटेंड करना कॉमेडी का, आप आगे देखना भाई कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सब मेरी हम उम्र के ही होंगे कि हम आप सब मिलके, मेरे से कम उम्र के लोग भी हैं कर रहे हैं, मेरे से थोड़ा सा जो मतलब ऊपर की एज ऊपर के है हैं वो भी कर कर रहे रहे हैं, हैं। लेकिन आर्ट फॉर्म के लिए इतना डेडिकेटेड है ना कि आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा भाई। आप जज नहीं कर पाओगे कि ये बंदा अभी थोड़ी देर में स्टेज पे जाके कॉमेडी करेगा, वो जाके कर देगा भाई। समझ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है हमने कि वहाँ पे मेंटोरशिप भी मिल रही साथ ही साथ लोगों को, सर्किल सीनियर्स बहुत की सपोर्टिव है। प्रॉपर। हाँ ये बहुत अच्छी चीज है, अब क्योंकि मैं लोगों को होता है कि हमको भी सीखना है, कहाँ से करें, क्या देखो भाई, देखें। मैं दिल्ली दिल्ली के सीन में अभी किया नहीं हूँ कॉमेडी, लेकिन जितना सीनियर से जो लोग करके आए उनसे सुना है, तो पता है कि दिल्ली में गुड़गांव में इन सब जगह पे कंपटीशन बहुत है ना। लोग वहां पे आप करके उतरो स्टेज पे, कितना भी अच्छा करो लोग तारीफ नहीं करते है ना, जो मैंने सुना है। तो हमारे सीन में एटलीस्ट ये सब चीजें नहीं है, अगर हमारे यहाँ अच्छा होता है तो अच्छा है, वो नहीं आप कर पा रहे हो तो लोग सपोर्ट करके बता देंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे यहाँ कॉमेडी में कोई भी नया बंदा आता है, वो अगर एक बार आके कॉमेडी कर लिया तो दोबारा उसको ये फील नहीं होता है कि वो नया बंदा है या उसने अभी सिर्फ एक माइक किया है। पहले माइक से ही हम लोग अपने ही बॉन्डिंग बना के उस जैसे हम लोग रहते हैं उसको भी उसी में ही वो कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। तो इसीलिए लोग हम लोग के साथ शायद जुड़ भी रहे हैं जो नए कॉमिक्स के लोग हैं। और लखनऊ में सीन इतना बनने का रीजन ये है कि बहुत से कॉमिक ऐसे हैं ना जो लखनऊ के नहीं है, लेकिन हर सैटरडे संडे वो ट्रेन पकड़ के और बस पकड़ के यहाँ आते हैं कॉमेडी करने। तो एटलीस्ट हमने ये सीन तो क्रिएट कर दिया ना कि बाहर दिल्ली से गुड़गांव लोग की आ जगह रहे हैं। आदमी एटलीस्ट लखनऊ में कर रहा है। वही ये एक अलग सेट कर दिया लेवल हाँ पूरा तो आप लोगों वही ने। है ना, बताया कि 2 साल पहले अलग सीन था, इस 2 साल में बहुत बहुत चेंज हुआ है। और अभी इसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे भाई, अभी और हमें आगे बढ़ाना ही है इसको। अभी भी हम लोग के लिए ऑडियंस के हिसाब से आपको लग रहा होगा कि बहुत आगे, लेकिन हम लोग के हिसाब से भी बहुत थोड़ा ही है ये। भी इनिशियली लग रहा हम्म, है। सर अभी आपने बड़े बड़े कॉमिक्स के नाम सब बताए, तो ये काफी बड़े नाम हैं आजकल कॉमेडी की हाँ इंडस्ट्री इस में, समय तो भाई है ना। मार्केट में फाड़ रहे हैं ये वही सब। रवि गुप्ता हैं, हाँ हसीब खान, तो उनके लिए आपने ओपनिंग सेट की है, हाँ राइट। हाँ। तो वो एक कैसा एक्सपीरियंस था, वो क्या फीलिंग थी, और वो चैलेंजिंग लगा काफी, या फिर मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी, क्या उसके बारे में थोड़ा? देखो हम लोग लोकल कॉमिक्स हैं, तो जितने भी बड़े शोज होते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम ही लोग मैनेज करते हैं वो शोज वगैरह ना, जैसे हम लोग के वेन्यू पे ही हुआ हाँ। तो हम ही लोग मैनेज कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट वगैरह आते हैं, बातचीत होती है। तो ओपनिंग का तो थोड़ा सा सीन उसी से बनता है कि जो ढंग का कॉमिक होता है उसी को करना है। अब मैं अपने जब ओपनिंग करता हूँ तो मेरे जोक की ही पंच लाइन है कि मैं ऑडियंस से बोल देता हूँ ना कि भाई मैं जोक नहीं करूंगा, मेरा काम है सिर्फ तुम लोग को गर्म करना है। हाँ, अच्छा। तो गर्म करना इन द सेंस कि मैं तुम लोगों से थोड़ा बातचीत करूंगा, थोड़ा तुम लोग कंफर्टेबल करूंगा, मेन बंदा जोक सुनाएगा आके। तो उसमें होता ये है कि एक्सपीरियंस बहुत होता है, क्योंकि बड़े कॉमिक के लिए भाई अच्छी खासी ऑडियंस आई होती है ना। और चैलेंज ये होता है कि भाई अगर 100-150 के सामने हमने किया, और उसमें होता है 2 वर्ड होते हैं ना कि इसे किल करना, बॉम्ब करना। उसमें होता है कि भाई किल किया यानी कि तुम्हारे सारे जोक काम किए, लोग बहुत रिस्पॉन्स दिए। और बॉम्ब कहता है कि भाई तुम जोक करते चले जा रहे हो, सामने से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे आदमी को बस ये लगता है कि भाई जल्दी मेरा 5 मिनट हो, मैं हटूं यहाँ से। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी ओपनिंग स्पॉट के लिए होता है कि भाई अगर हम चढ़ रहे हैं स्टेज पे तो एटलीस्ट हम कॉमिक को ऐसा माहौल बना के दे कि भाई उसके लिए, क्योंकि भाई उसको तो ऑडियंस देखने आई है, तो वो आज बड़ा कॉमिक देखो होता है ना। मैंने किसी का इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली कि कोई भी बड़ा कॉमिक जब होता है ना, जब बड़ा हो जाता है, जब वायरल हो जाता है, तो वो अगर 2,500 की भीड़ में चढ़ के माइक पे भी कर देगा ना, तो ऑडियंस फट जाती है उस पे ही। तो सेम चीज है। तो चैलेंज वही है कि हम लोग को भी ये रहता है कि भाई अपना जो हम लोग टेस्ट किए हुए जोक्स हैं, हम हमेशा वही परफॉर्म करते हैं। कोई नया जोक करने का रिस्क कोई नहीं लेता उतनी जल्दी। और दूसरा ये है कि भाई लखनऊ की ऑडियंस है, तो एक बार चढ़े अच्छा कर दिया तो उनकी नजर में हम आ गए कि भाई लखनऊ का बंदा किया है, और खराब कर दिया तो उनको समझ में आ जाएगा साले क्या कर रहे हैं ये। वो भी है, चैलेंज ही रहता है। तो अच्छा, अब जैसे अभी हमने किल और बॉम्ब हाँ। 2 वर्ड्स यूज करे, तो कैसे ऐसे मान लीजिए अगर किल गया तो फिर तो दिन बन जाता है ना। हाँ। पर अगर जैसे आपका साइड बॉम्ब हो गया, तो वो जो सिचुएशन आती है कि आप जोक्स कर रहे हो और लाफ्टर नहीं मिल रहा, तो उसको कैसे आप ऑन स्टेज हैंडल करते हैं, या फिर वो ट्राई की एंड तक कम से कम एक लाफ्टर तो लेकर ही जाऊंगा, एग्जिट में तो कम से कम। ये आप कहीं कॉमेडी की हो गया इसके पहले? नहीं। क्योंकि आपने बहुत बारीक चीज पकड़ी है।
आपने जो बोला ना कि एटलीस्ट एक जोक पे तो लाफ आ जाए, हाँ तो वो होता ये है कि जैसे जब किल हुआ, किल तो बहुत हार्ड ही होता है भाई। अब आज के टाइम पे नए नए जो लौंडे आ रहे हैं तो उनको क्या लगता है कि हमारे 5 मिनट में 2 मिनट की जोक किल हो गया। किल का मतलब वो नहीं होता, किल का एक्चुअल मतलब होता है, जैसे जो मैंने सुना है अपने सीनियर से कि भाई जब किल वाला माहौल होता है ना, तो जिस रूम में कॉमेडी हो रही होती है वो रूम का माहौल अलग माहौल ही होता है बदल भाई, जाता है। लाइन बाय लाइन चीजें, हर लाइन पे रिस्पॉन्स आता है, तो वो होता है किल। अब बॉम्ब का भाई सेम उल्टा है कि आप जोक कर रहे हो, जो जोक पे आपको पता है कि भाई इस जगह तो ऑडियंस हमेशा हंसती है, साला उसी दिन नहीं हंसी, तो आधा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वहीं नीचे गया कि अबे यार ये जोक तो किया हुआ है मेरा 10 चलता बार, है, ये नहीं चला। हाँ, तो होता ये है कि अब जैसे जो नए लोग हैं वो पैनिक कर जाते हैं इस जगह पे, है ना। बहुत से लोग हमने देखा है कि जिनके नहीं चले वो तुरंत ही माइक वाइक रख के स्टेज से उतर जाते हैं, लेकिन करते करते रिस्पॉन्स ये है कि धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस आता है ना, तो हम लोग जैसे कई बार करते हैं, हम लोग को भी मिलता है ऐसी ऑडियंस कि भाई 10 बार जोक किया, अच्छा किया, आज ऑडियंस ऐसी आई, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, तो हम लोग क्या करते हैं कि जोक छोड़ के फिर हम लोग क्राउड वर्क पे उतर जाते हैं। क्राउड वर्क मेरे को कुछ क्राउड वर्क, क्योंकि ऑडियंस होते ना, जैसे कई बार क्या होता है कि जोक से ज्यादा ऑडियंस क्राउड वर्क पे हंसती है। हाँ। 4 आदमी में एक आदमी से आप बात कर रहे हो, उससे आपने मजे ले लिए, बाकी 3 लोग मजे ले रहे हैं उधर, तो हम लोग, अब वो सब पूरा दिमाग का कैलकुलेशन होता है कि भाई मेरा ये जोक नहीं काम किया, एक और जोक करके देखता हूँ शायद ये काम कर जाए, ये नहीं काम किया तो क्राउड वर्क करने लगे, या हमने 3 जोक किए, 3 में से 2 नहीं चले, तीसरा जोक चला, तो हम तुरंत फिगर आउट करते हैं कि भाई ये तीसरा जोक किस तरह का था, मेरा डबल मीनिंग था, है ना, नॉन वेज था या सिर्फ एकदम प्योर वेज था। तो अगर हमें पता चला कि तीसरा मेरा प्योर वेज है, इस पे लोग हंसे हैं, तो तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई ये प्योर वेज वाली ऑडियंस है, इनको यही पसंद आएगा, तो हम फटाफट अपने दिमाग का जो भी सेट हमने बना रखा है उसमें के वेज जोक्स, हाँ, फिल्टर किए, अब हम तुरंत वेज जोक, वेज उस पे सेट पे उतर आए कि वेज सेट पे अब हम एक एक करके जोक कर रहे हैं। तो यही 2 तरीके होते हैं, या तो आप तुरंत कैलकुलेट करोगे कि भाई ऑडियंस कैसी है, हमें वो करना है, और नहीं अगर है तो आप थोड़ा बहुत क्राउड वर्क कर लो। और क्राउड वर्क से अपने शोज में होता है, कोई भी ओपनिंग जो जिसके लिए हम लोग करते हैं उनके शोज में हम लोग क्राउड वर्क नहीं करते, तो अगर वहां पे बॉम्ब हो रहे हो तो साले बॉम्ब ही हो गए। तो फिर तो बेटा गरीब नहीं, तो फिर उतार चढ़ाव वाली बात है, कभी कोई चल गया कभी कोई हाँ, और कॉमिक में पता है एक अच्छी चीज क्या है कि जैसे कोई बॉम्ब होता है ना, फिर दूसरा बॉम्ब होता है, तो वो बाहर आके उसको मजा ही आता है भाई कि भाई हम पहले गए, तुम पहले जाओगे, हाँ वही चीज है। तो कोई भी आदमी बॉम्ब होता है तो उसको बाहर आके वो वेट करता है कि अरे भाई अब इसका देखते हैं ये क्या करता है भाई, ये कैसे टैकल करता है, फिर साथ ही साथ में जाएंगे और क्या। अच्छा सर, अब जैसे अब 2.5 साल आप इसमें थे, आपने और एक्सपीरियंस काफी अच्छे गेन के, बड़े नामों के साथ आपने काम भी किया, तो जो आजकल नए कॉमेडियंस आप रोज मिलते होगे उनसे, राइट, उनके लिए क्या एडवाइस देते होगे आप, एक इस प्लेटफॉर्म पे भी क्या उनको एडवाइस आप देना चाहेंगे कि क्या स्टार्ट करें और क्या ये करियर में आगे चल के कैसे वो बढ़ सकते हैं? देखो भाई 2-3 चीजें हैं। पहला ये कि कोई भी कॉमेडी अगर नया बंदा आ रहा है करने के लिए, मेरा सबसे मेजर जो लाइन, मैं मोटी लाइन अगर खींच के किसी के लिए लिखूंगा तो मैं यही लिखूंगा कि भाई कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। मैं बहुत कॉमिक्स 2 सालों में देख चुका हूँ, अराउंड 50 से 60 लोग जिनको मैंने किसी ओपन माइक में देखा, वो आए किए, वो दोबारा दिखे ही नहीं, तो वो वैसे कोई बंदा कॉमेडी नहीं कर सकता है। वो आपका ये हो सकता है कि आपकी चुल होगी कि भाई एक बार स्टेज पे चढ़ के मेरे को करना है, आपने लिखा, आप करके आ गए, खत्म हो गया, ठीक है, वो अच्छा है आपके लिए। बट अगर आप कॉमेडी के उससे ही आ रहे हो कि नहीं भाई मेरे को करना है कॉमेडी, जैसे आप लोग करते हो, आप लोग का भी शोज होता है, बीएमएस पे लिस्ट होता है सारी चीजें, तो अगर वो चीज करने के माइंड से आ रहे हो तो मैं ये बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। भले आप महीने में 4 हफ्ते हैं, 4 में आप 4 हफ्ते मत करो, अल्टरनेट करो, लेकिन मैनेज तो करना ही पड़ता है सबको। तो पहली चीज तो ये हो गया। और दूसरा ये कि आज के टाइम पे ना हर आदमी इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। अभी देखो लेटेंट आया ना, बहुत से लोग देखो समय रहना को ही कॉपी कर रहे हैं ना, उसी की तरह जोक कर रहे हैं। तो भाई वो दिमाग में हर बंदे को खुद ही समझना पड़ेगा कि समय रहना किस लेवल पे, इस वजह से वो क्या कर रहा है। हम लखनऊ में कॉमेडी कर रहे हैं, हमें पता है लखनऊ की ऑडियंस क्या है। हमारे शोज में कई बार ऐसा होता है कि लखनऊ की ऑडियंस ऐसी आती है कि जिनके सामने आराम से तुम प्रॉपर गाली दो, उनको मजा आता है, और कई बार ऐसा आता है कि तुम चूतिया बोल दोगे तो मुंह घुमा लेते हैं। तो हमें दोनों चीजों के लिए, जो भी नया कॉमिक आ रहा है उसको दोनों चीजों के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ समय रहना गुजराल को देखा, आपने सोचा इसी तरह लिख के और मैं भी आके ये करने लगूंगा, तो वो चीज नहीं है। और दूसरा ये कि कोई भी कॉमिक आता है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि तुमने आज किया, तुम चाहते हो आज हमने किया कल वीडियो रिलीज कर दो तो वायरल हो जाए, वो फॉर्मेट ही नहीं है उसका कि आप तुरंत आओ वीडियो करो। तो ये यही 2-3 चीजें हैं कि पहला आपको रेगुलर आप करोगे, धीरे धीरे चीजें अपने आप ही इंप्रूव होंगी, खुद दिखेगा। और दूसरा ये कि जहां आप अभी करंटली कर रहे हो, लखनऊ में कर रहे हो, तो लखनऊ की ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि लखनऊ की ऑडियंस क्या है, तहजीब का शहर है अपना, है ना। धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं सोशल मीडिया के चक्कर में यार, वो रील आ रही है ना, वो
एक तो इस समय आज खून पी गई भाई वो लड़की, आज चड्डी कौन सी चड्डी पहनी है भाई, मैं क्यों बताऊं क्यों पहनूं, मैं नहीं पहनूं क्या बताऊंगा भाई। आपका रिप्लाई सुना था मैंने उस पे। हाँ तो वही चीज है, तो इन सब चीजों से लखनऊ की ऑडियंस भी वैसे ही हो रही है। हाँ। दिमाग खुल रहा है लोगों का, इसीलिए मैंने बोला ना कि कुछ लोग आते हैं लखनऊ के जो गालियों पे हंसते हैं, हाँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो दोनों ही चीजें लेके चलना पड़ेगा भाई, कि आप ऐसा सेट लिखो कि सब गाली ही मत भर दो, कि कोई जगह कई बार ऐसा होता है नए कॉमिक आते हैं उनके पास जोक होते हैं ऐसे, लेकिन अगर 40 लोगों की ऑडियंस में 5 लोग भी थोड़ा सा ओल्ड एज के आते हैं ना, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं हमारे यार, कि अरे भाई मेरे तो ये वाले जोक है, मैं कैसे करूंगा, ये करूंगा, तो भाई वो तुमको मिक्स बना के चलना ही पड़ेगा ना, बैलेंस करना हाँ पड़ेगा। यही चीज है, क्योंकि हर ऑडियंस को केटर करना है, हाँ खाली एक ऑडियंस पे नहीं टारगेट। वही तो बस वही मेरा कहना है, यही 2-3 चीजें हैं बारीक, और बाकी कोई कोई कॉमिक आता भी है ऐसा लिख के, तो हम लोग उसको भाई समझाते भी, सजेस्ट भी करते हैं कि भाई देखो तुमने किया, तुम्हारे लिए ठीक था ये, बट हम लोग जो सीन देख रहे हैं तो उसके हिसाब से तुम थोड़ा सा चीजें चेंज कर लो, तुम्हारे लिए भी इजी हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा। समझ गए, सही कह रहे हैं। तो अच्छा, अब इसी के साथ हमारे पास एक हमारे क्लास सेगमेंट है, वीडियो के एंड में आ चुके हैं हम, दिस और दैट रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ है। बस उससे पहले मैं चाहता हूँ अगर एक छोटा सा आप सेट अपना स्टैंड अप का कर दे तो बहुत अच्छा लगेगा। भाई देखो मैं सेट का एक दो जोक मैं सुना सकता हूँ, क्योंकि होता है कि अब लाइव शो में अगर आना है तो भाई लाइव शो में आके देखोगे उसका अलग मजा है। हाँ डेफिनेटली। बाकी मैं जैसे जोक करता हूँ तो मेरा एक जोक का सबसे पहला पार्ट ही यही है कि मैं कॉमेडी सिर्फ इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ यार देखो पता है, मैं 3-4 दिन पहले यही हुआ था, मैं ऑफिस से जब लौटा तो घर पे तो दुकान पे समोसा खाने रुका था, और समोसा लेके मैंने जैसे थोड़ा उसमें मक्खी थी। अरे भाई मैंने भी वही किया जो तुम लोग करते, मैंने दुकानदार को तुमने दिखाया कि भाई इसमें मक्खी निकली है, तो भाई वो मेरे को बोल रहा है, कह रहा 10 रुपए के समोसे में फिर क्या बोलेरो निकाल दें क्या? तो भाई बस वही चीज है, तो मैं इसी वजह से कॉमेडी कर रहा हूँ, और यही है देखो तुम लोग का सोसाइटी में इसीलिए कन्वर्सेशन हो रहा है, तुम लोग इसीलिए एग्जिस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम लोग का कन्वर्सेशन हो रहा है। आपसे कोई सवाल करता है आप जवाब देते होगे ना, मेरे से मैं किसी सवाल करता हूँ वो पलट के मेरे से सवाल कर लेता है। मैंने एक बार एक आदमी को बोला यार कि भाई सोने का क्या रेट चल रहा है, कह रहा है कि तुम बताओ कितना लेते हो। अच्छा अरे यार तो मैं कहा भाई गोल्ड का पूछा यार। मैं समझ तो भाई बस इसी तरह की चीजें हैं, बाकी आप लाइव शो में आओ, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे सुना दूंगा वो अलग चीज है, लेकिन लाइव शो में जब माहौल बनता है ना बहुत मजा आता है। वो बात तो सही है। इतने प्यार से सर ने ना मीठे मीठे में 2 जोक चिपका भी दिए और बात अपनी कह भी दी, और दिया कि नहीं पूरा नहीं बता रहा मैं। हाँ भाई क्योंकि मैं भी चाहता हूँ भाई लाइव शो में आओ, तुम लोग भी एक्सपीरियंस करो बढ़िया चीजें। टिकट नहीं खरीदोगे तो तब तक पैसा कहाँ से आएगा? टिकट की बात नहीं है भाई, वो तो लेना ही पड़ेगा। वो भी बात ठीक है। नहीं भाई तुम लोग को जब भी कहीं आने का मन हो बिल्कुल बिंदास भाई मैसेज करो, पेमेंट करो, आओ। ये नहीं निकल रहा हूँ मुझसे कि ऐसा मजाक हट के तुम लोग आओ, आना कोई बात नहीं सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना भाई मेरे से भी अच्छे लोग हैं तो आप उनको भी सुनो, मजा आएगा आपको। हाँ उनको पैसा दो। और कॉमेडी ओपन माइक की सबसे अच्छी चीज यही होती है भाई कि अगर हम लोग 7-8 लोग हैं ना तो 7 के 7 लोग कॉमेडी ही करेंगे, तो आपको 7 अलग अलग लोग देखने को मिलते हैं भाई, भले 5 मिनट हम लोग करें उनके सामने, लेकिन आपको 7 अलग अलग कॉमेडी दिखेगी, 7 अलग अलग लोग किस किस तरह से बातें कर रहे हैं, है ना। कोई तो ऐसा टॉपिक ले आता भाई कि आपका दिमाग ही वहां पे टैप नहीं करेगा कि भाई इस पे भी कोई लिख के ला सकता है चीजें, तो वही चीज है। सही है, वो तो लाइव शो का तो माहौल ही पूरा है, तो अलग एक्सपीरियंस। और अभी तो आप जब आओगे वेन्यू देखोगे हम लोग का लखनऊ इवेंट्स क्लब है ना, मतलब अभी तो आपकी जो भी देख रहे हैं व्यूवर्स जितने भी हैं, मैं तो ये बोलूंगा लखनऊ का जो वेन्यू है हम लोग कॉमेडी शो करते हैं, आप एक बार आके एक्सपीरियंस करो उस वेन्यू को केवल, है ना। और वो बहुत सारे पर्पस के लिए है, बट एक बार आप आके वहां पे देखो, आपको लगेगा नहीं उस रूम के अंदर बैठ के आपको नहीं लगेगा उतनी देर के लिए कि आप लखनऊ में हो यार, एकदम मतलब दिल्ली मुंबई के लेवल का टक्कर का बनाया भाई वो, अब मजा तो आएगा आपको डेफिनेटली। तो लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, दिस और दैट। तो 4 क्वेश्चन मेरे पास ज्यादा नहीं पूछेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। तो ऐसे आप लिखते हैं तो बुक राइटिंग ज्यादा पसंद है, टीवी शोज को लिखना पसंद है ज्यादा? टीवी शोज बुक्स का एक हो गया बस, बहुत। हाँ यार क्योंकि लिखने के बाद अब सबसे बड़ी बात पता है, आधी बुक लिखने के बाद अगर मन हटता है तो फिर ये लगता है कि भाई पाँव अब दलदल में डाल दिया, अब खींचेंगे तो भी दिक्कत, अंदर घुसेड़ेंगे तो भी दिक्कत, इससे अच्छा है कि इसको निपटा ही दो, अब इससे दूर रखना। एक हो गया बस, अभी बात आगे का प्लान है दिमाग में, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद ही शुरू करेंगे भाई। तो अच्छा, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी या फिर सिचुएशनल ह्यूमर कॉमेडी? ऑब्जर्व करके। हाँ सिचुएशन क्या मतलब ज्यादा? अभी दोनों ही चल रहा है, बट ऑब्जर्वेशन वाले में अच्छा लगता है कि ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी मुझे जो लगता है कि लोग कनेक्ट जल्दी करते हैं थोड़ा सा,
तो थर्ड क्वेश्चन है फिर कि ट्रेडिशनल जोक्स या फिर आपको एक्सपेरिमेंटल जोक्स पसंद है? बताओ पहले तो मेरे को खुल के बताओ ये है क्या। अच्छा, ये भी ठीक है। अरे जैसे अभी आपने बताया नहीं था, जब हाँ। किसी सेट पे मतलब नया हाँ। किसी उसके ओपनिंग सेट करते हैं तो पुराने ही अपने जोक्स हाँ, पे चलते हाँ, हैं, नया हाँ। ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम्म। वही चीज। तो- अगर वो वाले सेट्स छोड़ देते हैं वैसे हम्म। एक्सपेरिमेंट करना ज्यादा पसंद है या फिर हाँ, अपने पुराने ही को लेके चलना ज्यादा पसंद है? इसमें तुम्हें तीसरा ऑप्शन डाला होता बोथ, तुम्हें बोथ बोलता। डाल दी सर, कोई बात नहीं, मैं गया आपका पॉडकास्ट क्योंकि हम उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग पुराने जोक्स करते हैं फिर, लेकिन धीरे धीरे पता है क्या है कि जैसे पुराने जोक्स हमारे पकते जा रहे हैं उसको हम किनारे करते जा रहे हैं, और हमारे लिए नए जोक्स भी उतने ही जरूरी हैं। सिर्फ पुराने जोक भी लेके नहीं चल सकते, सिर्फ नए करते रहना वो भी हमारे लिए रिस्की है। तो इसमें बोथ बोलूंगा। उसका ये कि जब कोई हमें कहीं ऐसी जगह परफॉर्म करना होता है जहाँ हमें पता है कि इसमें हम चांस नहीं ले सकते, तो वहाँ पुराने ही निकालते हैं जो RDX का काम करते हैं, है ना, जहाँ पता है कि भाई ये तो फटेंगे फटेंगे। और जो हम लोग कैफेज में इन सब जगह करते हैं वो हम लोग का एक्चुअली प्रैक्टिस ही होती है, वो नए जोक्स ही हम कर करके टेस्ट करते हैं वहाँ पे। तो इसमें बहुत ही है। तो अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपने रिस्क लिया हो, नया जो ट्राई किया और वो मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग उसका रिजल्ट मिला हो, लाइक चाहे अच्छा एक्सपेक्ट किया हो तो उल्टा, या फिर कि हाँ देखते पता नहीं चले पर बहुत अच्छा चला गया? दो चीजें हैं। एक मैंने एक बार एक NGO के मतलब शो किया था, हम लोगों ने ही किया था। तो NGO में हुआ ये था कि उसमें मैंने शो किया और हमारे पास कंटेंट था, मेरे पास भी था ही उतना कि 5-10 मिनट करना ही है, पुराने हैं, अच्छे जोक्स हैं। बट उस दिन पता नहीं क्या होता है ना, जैसे मती मारी होती है इसको बोलते हैं। पता नहीं क्या अंदर से खून उबाल मार गया कि आज तो नया कर देते हैं भाई कुछ। 35-40 लोग बैठे थे, आज नया करते हैं, कॉन्फिडेंस था चलेगा भाई आज। भाई गया, शुरू के 3 जोक तो पुराने किए, चले। चौथा जोक जैसे नया किया एकदम फ्लैट। अब जो पुराने जोक किए थे उस पर भी मेरी हालत खराब की, अरे यार ये क्या कर दिया। 3 जोक में तो इमेज बन गई मेरी अच्छी, चौथे में नीचे आ गया भाई। तो 2-3 जोक किए, और उसके बाद क्या हुआ कि जब एक बार आपकी इमेज थोड़ा सा डाउन होती ना ऐसे बने माहौल में, तो फिर वो वैसे ही जाता है भाई। तो बस वही हुआ भाई कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी मैंने नया जोक ट्राई करके, और वो काम बिगाड़ लिया। और दूसरा अभी एक रिसेंटली एक हुआ था कि मैंने एक जोक दिमाग में सुबह सुबह तैयार होते होते आया। अच्छा। और मैंने सोचा कि भाई ये आया है तो इसको आज कर ही देते हैं, चल के देखेंगे क्या रिस्पॉन्स है। वो नॉर्मल ओपन माइक ही था, कोई शो नहीं था। वहां पे जाके वो किया तो उसमें भी करीबन 35-35 के अराउंड लोग थे। और वो जो पहली बार में ही ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि कोई अगर नया बंदा सुन रहा हो तो उसको लगेगा नहीं कि भाई सुबह सुबह जूता बांधते बांधते ये जोक इसके दिमाग में था। क्या जोक था सर? वो एक्चुअली मैंने लिखा था कि मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं बहुत फाइनेंशियली सफर करता हूँ, जैसे तुम लोग की जेब में भी 1000-2000 रुपए होंगे, लेकिन मेरे पास नहीं रहते। मैंने आज तक कभी भी बहुत सारे पैसे एक साथ देखे भी नहीं है। अच्छा। एक बार देखे थे अपने फूफा जी की तिजोरी में, फिर उन्होंने वो पैसे दोबारा नहीं देखे। भाई मेरे को बोल रहे, कह रहे कि इसकी हाय लगी है ना, एकदम से कैसे महंगे कपड़े पहनने लगा। तो मैं कहा भैया आशीर्वाद भी तो लगता है। तो ये दिमाग में ये सब चीजें तिजोरी से आया ना आशीर्वाद तो ये दिमाग में चलते चलते आया कि भाई ऐसा कुछ हल्का सा दिमाग में आया कि भाई कर सकते हैं कुछ। फिर रास्ते भर में आया, जब तक के करना होता है तो थोड़ा बहुत डिजाइन किया कि भाई कैसे इसको कर सकते हैं, कैसे इसको डिलीवर करेंगे, और करके किया भाई, तो निकल गया, तगड़ा निकल गया। बढ़िया सर, बढ़िया। तो बस एक लास्ट सवाल कि राइटिंग सोलो या फिर राइटिंग विद द टीम? मैं प्रेफर करता हूँ सोलो। सोलो टीम के साथ भी करने का एक अलग वो है, बट सोलो में रहता ना कि थोड़ा सा आप अपने उसमें ओपन रहते हो भाई, आपका जहां जहां तक एंगल जाएगा जो जो चीज है। टीम में क्या होता है कि एक बार डिस्कस हो गया, और डिस्कस होने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक लाइन खिंच जाती है ना। 3 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, आपने बोला कि नहीं भाई हमको इस एंगल में लिखना है ना, बाई चांस लखनऊ पे ही हमें कुछ लिखना है, आप बोलोगे भाई लखनऊ के खाने पीने पे लिख लेते हैं, दूसरा आदमी बोलेगा भाई लखनऊ में मेट्रो चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, इस पे लिख लेते हैं, मैं कुछ और बोलूंगा, फिर मैंने बोला ना, तो वो एक एंगल बन गया कि भाई अब हमको इसी का राउंड लिखना है। लेकिन अगर मैं सोलो बैठ में लिखूंगा तो मैं लखनऊ की मार्केट भी घुसा दूंगा, है ना, लखनऊ में बार्गेनिंग करने वाले लोग भी घुसा दूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट भी कवर कर लूंगा, मैं खाने पीने की, लखनऊ की जो बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो लोग एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, बहुत छोटी छोटी दुकानें हैं लेकिन बहुत अच्छा खाना देते हैं, तो मैं उस पर भी काम करूंगा। तो मैं जो प्रेफर करता हूँ कि सोलो लिखना, मैं उसमें ओपन रहता हूँ लिखने के लिए। सही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमारा सेगमेंट भी खत्म हो चुका है, तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए। अरे भाई थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और मेरे को तो बहुत मजा आया, बढ़िया है भाई। और पेमेंट की बात कर लेते हैं, पेमेंट थोड़ा सा हाँ अरे नहीं अंडर द टेबल हो जाएगा। नहीं थैंक यू सर फॉर कमिंग। तो अब हम आ चुके हैं अपने पॉडकास्ट के एंड पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप अभी तक यहाँ पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप
आपको कॉमेडी में काफी इंटरेस्ट है या फिर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कॉमेडी में, तो बिल्कुल लखनऊ इवेंट क्लब को विजिट करें और एक बार जाएं जरूर। भले ही आप इस लाइन में बहुत ज्यादा नहीं हो पर आपको हाँ शोज देखना बहुत पसंद है, तो जाएं, उसको एक्सपीरियंस करें। हम भी जाएंगे, सब सर्टिफिकेट दे देंगे तो उसको एक्सपीरियंस करें और देखें कि मतलब लखनऊ में भी बहुत सारी ऐसी जगह चीजें और प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहाँ पे आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और आखिरी की 2 वीडियोस में आप लोग ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया है, कोई बात नहीं कोई इसीलिए आज एंकर बदल गया, तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।